गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम 17 मार्च के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिए क्योंकि आखिरी में लास्ट डे के करंट अफेयर का हम रिवीजन भी करेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी लेंगे। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लीजिए आप, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। वैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। पहले ये क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस साइट को यूनेस्को टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो पहले मैंने आपको एक प्लेस के बारे में बताया था जिस प्लेस को यूनेस्को टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में जगह दी गई थी। यह प्लेस कौन सा था? कांगेर वैली नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ का। देखिए पहले केवल एक प्लेस की न्यूज आई थी, एक्चुअल में 6 प्लेसेस को यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में जगह दी है। यह निगरानी सूची है, मतलब अभी केवल निगरानी में रखा है। इन फ्यूचर इन्हें परमानेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सी शामिल नहीं है। तो पहली तो है, यह मैंने आपको पहले भी बताया था, मुदुमल मेगालिथिक मेनहर्स जो कि तेलंगाना में है। जो खड़े पत्थर पर जो अभिलेख होते हैं उस फॉर्म में यह हमें देखने को मिलता है। इसे भी यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में जगह दी है। इसके अलावा गुप्त मंदिर, जो गुप्त डायनेस्टी में जो उत्तर भारत में मंदिर बने हैं, उनको भी यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में जगह दी है। लेकिन यहां पर हमें ऑप्शन में जो पुष्कर झील देखने को मिल रहा है यह इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा आंसर सी। वैसे देखिए 6 प्लेसेस कौन कौन से हैं ये समझिए। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क पहले बता चुका हूं मैं आपको। मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर्स जो कि तेलंगाना में देखने को मिलते हैं। लोह युग के प्राग ऐतिहासिक मेगालिथिक संरचनाएं हैं पत्थर की, जिनको यूनेस्को ने टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में जगह दी है। इसके अलावा सम्राट अशोक के समय के जो शिलालेख हैं, है ना, अलग अलग स्टेट्स में ये फैले हुए हैं, इनको भी जगह दी गई। तीसरा प्लेस 64 योगिनी मंदिर, ये भी भारत के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलते हैं। एमपी में देखने को मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे। उत्तर भारत में गुप्त डायनेस्टी के जो भी मंदिर हैं प्राचीन कालीन, वो भी अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। और बुंदेलों के जो महल और किले हैं, एमपी के बुंदेलखंड और यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। तो इन 6 प्लेसेस को यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में हाल ही में जगह दी है। यह निगरानी सूची में है, ध्यान रखिएगा। परमानेंट यूनेस्को साइट्स की अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो वर्तमान में हमारे पास 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलती है, जिनमें से हमारे पास 35 है कल्चरल हेरिटेज, 7 है हमारे पास नेचुरल हेरिटेज, और एक देखने को मिलता है मिक्स्ड कैटेगरी का, मतलब जो कल्चरल में भी गिना जाता है और नेचुरल में भी गिना जाता है। तो ये ऐसे हमारे पास 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलती है। आगे आइए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसने जीता है? पहले आंसर ले लेते हैं। यह जीता है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देता कौन है, अवार्ड क्या है? तो देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड की बात करें तो सेंट्रल बैंकिंग जो कि लंदन यूनाइटेड किंगडम की है, वो हर साल इस अवार्ड को अनाउंस करती है। ऐसे बैंक जिन्होंने इंटरनली टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके अपने काम को बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनाया है, ऐसे बैंक, केंद्रीय बैंक, कमर्शियल बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया जा सकता है। 2025 का ये जो अवार्ड है भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब इसने ऐसा कौन सा काम किया टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कि अपने काम को इसने बहुत ज्यादा सिंपल बनाया? तो इसने 2 अलग अलग इनिशिएटिव लॉन्च किए थे लास्ट ईयर। एक तो हमको देखने को मिलता है प्रवाह और एक देखने को मिलता है सारथी इनिशिएटिव। ये दोनों आरबीआई ने जारी किए थे। सबसे पहले बात करते हैं प्रवाह इनिशिएटिव की। अगर हम प्रवाह इनिशिएटिव की बात करें तो ये एक पोर्टल है, वेब बेस्ड पोर्टल। इसमें होता क्या है कि आरबीआई से किसी भी बैंक को या इंस्टीट्यूशन को बैंकिंग से संबंधित कार्य करने के लिए अगर लाइसेंस चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए या फिर रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए, तो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
कोई भी इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर पोर्टल पर, प्रवाह पोर्टल है, वहीं पर सारे डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ही सिंपल प्रोसेस बनाई गई है, बहुत ही सुव्यवस्थित प्रोसेस के द्वारा कोई भी व्यक्ति घर बैठे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन घर बैठे अप्लाई कर सकता है लाइसेंस प्रोसीजर के लिए। अपने डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, डॉक्यूमेंट्स जमा करें और आरबीआई ऑनलाइन ही इनको परमिट कर देगा अगर सब सही रहा तो बहुत ही सिंपल हो गई लाइसेंस की प्रोसीजर। एक हो गया प्रवाह इनिशिएटिव, एक है सारथी इनिशिएटिव। इसमें आरबीआई ने क्या किया है कि अपने इंटरनल वर्क फ्लो को डिजिटलाइज किया है। जितने भी कर्मचारी हैं, मेंबर हैं, उनके पूरे डेटा को डिजिटली सिक्योर किया गया है। जो भी काम है, रिपोर्ट है, डैशबोर्ड है, उनके माध्यम से डेटा एनालिसिस के विकल्प बढ़ाने में इस एप्लीकेशन से, पर्टिकुलर इनिशिएटिव से सहायता मिलती है। यह है सारथी एप्लीकेशन। यह भी किसका है? आरबीआई का, ताकि इंटरनल वर्क फ्लो को डिजिटलाइज किया जा सके। तो इससे आरबीआई की जो प्रोसीजर बहुत ज्यादा स्मूथ हुई, इसीलिए आरबीआई को दिया गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके के द्वारा हर साल यह अवार्ड दिया जाता है। ऐसे किसी भी संस्थान को जिसने डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने मैनेजमेंट में सुधार किया है, मैनेजमेंट को बढ़ाया है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ किया है, तो ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है। तो किसे दिया गया? ये आरबीआई को, है ना। तो देता कौन है ये भी यहां पर पता चल गया, और अवार्ड किसे मिला ये भी पता चल गया। आरबीआई के बारे में कैजुअली मैंने आपको पहले भी बता दिया था। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। इसके लिए आरबीआई एक्ट भी लाया गया था 1934 में, और आरबीआई की स्थापना हुई 1935। ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे 1935 में। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको क्लियर कर देता हूं। आप सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर का जो हमारा ईयरली पैकेज है वो अब आपको 99 रुपीज में आज के लिए अवेलेबल है। वैसे देखिए पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन अब इसके प्राइस बढ़ गए हैं, पर 149 से अभी ये आपको 99 रुपीज में अवेलेबल है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा। ओके, और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। तो ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर का किसी भी एग्जाम में, चाहे सेंट्रल की एग्जाम हो, स्टेट की एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो ये हमारा ईयरली पैकेज है वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर 2025 का। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर लीजिए। अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। आगे बढ़ेंगे। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 जो कि पीस और ग्लोबल लीडरशिप के लिए दिया गया, किसे दिया जाएगा? गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 दिया जाने वाला है दलाई लामा को। हाल ही में इसे अनाउंस किया गया। दलाई लामा के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये तिब्बती, है ना, बौद्धों के धर्म गुरु हैं। कभी चीन से, तिब्बत के क्षेत्र से इन्होंने भागकर भारत में शरण ली थी, और ये भारत के धर्मशाला में अभी निवास करते हैं। तो पीस और ग्लोबल लीडरशिप कैटेगरी के लिए गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड 2025 दलाई लामा को दिया जाने वाला है। दलाई लामा का जो अहिंसा के लिए जो इन्होंने काम किया, नॉन वायलेंस को बढ़ाने के लिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में दलाई लामा का जो योगदान है, इसीलिए इन्हें पीस और ग्लोबल लीडरशिप कैटेगरी में दिया जाने वाला है गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड। देखिए यह अवार्ड 31 मार्च 2025 को इंडिया में धर्मशाला, कहां आता है जानते? हिमाचल प्रदेश में। तो धर्मशाला में ही इन्होंने शरण ले रखी है इंडिया में, और यहीं पर इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड क्या है? तो एक इंटरनेशनल अवार्ड है। 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1961 में। ऐसे किसी भी व्यक्ति, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है जिन्होंने एक तो मानवता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया हो, इंटरनेशनल पीस को बढ़ाने के लिए प्रयास किया हो, इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाने के लिए काम किया हो, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड लेवल पर काम किया हो, तो उसे इंग्लैंड का एक एनजीओ है जिसका नाम है गोल्ड मर्क्यूरी इंटरनेशनल एनजीओ, इसके द्वारा दिया जाता है गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड। तो पीस और ग्लोबल लीडरशिप कैटेगरी में ये किससे दिया जाने वाला है? दलाई लामा को।
तिब्बती बौद्ध गुरु। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एचसीओ के डिफेंस ऑफिसर्स की बैठक 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो शंघाई सहयोग संगठन के जो रक्षा अधिकारी हैं उनकी 2025 बैठक की मेजबानी कर रहा है इस साल चाइना। आंसर सी। जितने भी एससीओ की सॉरी एससीओ की जितने भी मेंबर कंट्रीज है ना, उनके जितने भी रक्षा मंत्री है उनके जो डेलीगेट्स हैं, मतलब डिफेंस ऑफिसर्स, उनकी यह बैठक है। सभी सदस्य देशों के बीच में सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहां पर चर्चा की जाने वाली है। आयोजन कहां किया जा रहा है? आयोजन किया जाएगा इस महीने में, मार्च में, 26 और 27 मार्च को क्विंगडाओ, जो कि चाइना का एक प्लेस है। तो आप देश याद रखिए, चाइना में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहां पर शंघाई सहयोग संगठन की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा एक क्षेत्रीय संगठन है। वर्ल्ड की 24% एरिया शंघाई सहयोग संगठन के जो मेंबर कंट्रीज है उनके पास है, और 42% जनसंख्या इन देशों में निवास करती है। 1966 में शंघाई 5 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान शामिल थे। आगे चलकर 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ता है और इसको जोड़कर एक संगठन बनता है पहली बार ऑफिशियली एससीओ नाम का। और फिर आगे चलकर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बनते हैं, 2023 में ईरान, 2024 में बेलारूस, ऐसे देश इसके मेंबर बनते हैं। कई देश ऑब्जर्वर के रूप में भी एससीओ में वर्तमान में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक क्षेत्रीय संगठन है, एक मंच देता है ताकि इंडो पैसिफिक ओशियन के देशों के मध्य में आपसी इंटरनल पीस को बनाया जा सके। इसका जो 25वां शिखर सम्मेलन है ना शंघाई सहयोग संगठन का, यह 2025 में चाइना में ही आयोजित किया जाने वाला है। इसलिए जो डिफेंस ऑफिसर्स की बैठक हो रही है वो भी कहां पर हो रही है? चाइना में। इसके पहले 24वां जो समिट थी एससीओ की, वो कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी, और एससीओ की सबसे पहली बार समिट आयोजित की गई थी 2001 में चीन के शंघाई में। और अब 25वीं एससीओ समिट कहां आयोजित की जाएगी? 2025 में चाइना में। बोंगो सागर 2025 नेवल एक्सरसाइज किन देशों के बीच में आयोजित की जाती है? तो बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज, इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के मध्य में। अभी इसका आयोजन किया इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के मध्य में इसका आयोजन संयुक्त रूप से पूरा किया गया। दो अलग अलग यहां पर देखिए एक्सरसाइज आयोजित की गई। एक तो बोंगो सागर हो गया, यह भी इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित की जाती है, और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसे कॉर्पेट के नाम से जाना जाता है, यह भी इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में ही आयोजित की जाती है। और दोनों का ही आयोजन संयुक्त रूप से हाल ही में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में किया गया, बे ऑफ बंगाल में। यहां पर बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज में इंडिया के जिस नेवल शिप ने भाग लिया वो है आईएनएस रणवीर, इंडिया नेवी का शिप है। हमें इंडिया का ही पता होना चाहिए, तो इंडियन नेवी का शिप याद कर लो। और बोंगो सागर किसके मध्य आयोजित किया जाता है? इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में। इसका जो पिछला संस्करण था वो 2019 में, सॉरी, जो पहला संस्करण था वो 2019 में आयोजित किया गया था पहली बार। ये बोंगो सागर की बात हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल की, तो इसका आयोजन शुरू हुआ था 2018 में, है ना। तो 2018 से कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का आयोजन किया जा रहा है और बोंगो सागर का आयोजन किया जा रहा है 2019 से। तो अभी 2025 में इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में दोनों ही एक बार फिर से आयोजित किए गए बे ऑफ बंगाल रीजन में, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में। वैसे भारत और अन्य देशों के मध्य में हाल ही में जो एक्सरसाइज आयोजित की गई ना, उसमें तो एक एक्सरसाइज साइक्लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो रिसेंटली आयोजित की गई है इंडिया और इजिप्ट के मध्य में। भारत में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान, इसका आयोजन किया गया 10 से लेकर 23 फरवरी तक। इंडिया और इजिप्ट मतलब मिस्र के मध्य में। एक धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के मध्य में आयोजित हुआ फरवरी मार्च में,
जापान में ही इसका आयोजन किया गया था। और एक खंजर कुछ सेशंस पहले ही मैंने आपको बताई थी, इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य में आयोजित की जाती है। हाल ही में इसका 2025 में 12वां एडिशन आयोजित किया गया था। तो ये अदर एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और अदर कंट्रीज के मध्य में 2-3 महीनों में आयोजित की गई है, तो इनको याद रखना। और अभी जो हुई बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में। रायसीना डायलॉग 2025 की थीम क्या है? तो देखिए, रायसीना डायलॉग की अगर हम बात करते हैं तो एक कॉन्फ्रेंस से वर्ल्ड के देश इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और एक जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर, वर्ल्ड इकोनॉमी के मुद्दे पर ये एक साझा मंच प्रदान करता है वर्ल्ड के देशों को, रायसीना डायलॉग। इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाता है, रायसीना हिल्स पर, इसीलिए इसका नाम पड़ा रायसीना डायलॉग। अब उद्देश्य क्या है? कॉन्फ्रेंस है एक तरीके की, उद्देश्य आपको पता चल गया। 2025 में इसकी थीम रखी गई है कालचक्र पीपल पीस प्लेनेट, आंसर सी। तो रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। यह आयोजन किया जाएगा 17 से लेकर 19 मार्च तक, है ना, हुआ नहीं है, किया जाएगा। और इस साल ये 10th एडिशन है ना। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन करवाते। 2025 में कालचक्र पीपल पीस प्लेनेट इसकी थीम थी, और 2024 में चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट और कॉपरेट क्रिएट 2024 की थीम थी। अब 2025 के कॉन्फ्रेंस में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन यहां पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए हैं। काफी अलग अलग देशों के डेलीगेट्स यहां पर आते हैं, जो नीति निर्माता हैं किसी भी देश के, है ना, प्राइम मिनिस्टर हो, डेलीगेशन ग्रुप हो, वो यहां पर पार्टिसिपेट करता है। वर्ल्ड लेवल पर जियोपॉलिटिक्स को लेकर इकोनॉमिकली जो भी मुद्दे होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उन मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, कूटनीतिक मुद्दे, है ना, डिप्लोमेसी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। तो 2025 में कौन सा एडिशन है? 10वां एडिशन। याद रहेगा, सिंपल है, याद रखना। भारत का मिनी दावोस कहलाता है ये जो कॉन्फ्रेंस है, भारत की मिनी दावोस के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि बहुत सारे देश के डेलीगेट्स यहां पर आते हैं। और 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी, 2025 में 10th एडिशन है। आयोजन हर बार नई दिल्ली में ही होगा, रायसीना हिल्स पर। प्रसिद्ध ज्वालामुखी फुएगो कहां स्थित है? तो फुएगो ज्वालामुखी देखने को मिलता है ग्वाटेमाला, जो कि एक उत्तरी अमेरिकी देश है, मैक्सिको के दक्षिण में, मध्य अमेरिकी भी बोल सकते हैं। तो ग्वाटेमाला का फुएगो वोल्केनो अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इस वोल्केनो में एक बहुत ही भयानक विस्फोट देखने को मिला है। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये मैक्सिको है, और मैक्सिको के दक्षिण में आते तो हमको देखने को मिलता ग्वाटेमाला, और यहां पर फुएगो वोल्केनो ग्वाटेमाला के दक्षिण में देखने को मिलता है। दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनो में गिना जाता है, और अभी इस वोल्केनो में एक विस्फोट देखने को मिला था, जिसके कारण वोल्केनो के आसपास ग्वाटेमाला ने इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है, और यहां से जितने भी लोग हैं आसपास के क्षेत्रों के, उनको एक सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। फुएगो वोल्केनो किस देश में है? ग्वाटेमाला। यहां पर इंडिया के बारे में आपको एक चीज पता होना चाहिए, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो इंडिया की बात करें तो ये बैरन आइलैंड है। काफी बार बता चुका हूं, अंडमान निकोबार आइलैंड पर स्थित है बैरन आइलैंड, जो कि एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का। नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो भारत में नेशनल वैक्सीनेशन डे, भारत में वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई वैक्सीनेशन कितना जरूरी। देखिए, जो बच्चे, जो नवजात बच्चे होते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनको इन फ्यूचर अगर उनका पूरा जीवन सिक्योर करना है, तो सबसे पहली चीज जो आती है ना, एजुकेशन या किसी भी चीज के पहले, वो होता है सही समय पर उनका वैक्सीनेशन किया जाना। एक गलत डिसीजन या वैक्सीनेशन ना किया जाना पूरी लाइफ किसी भी बच्चे की बर्बाद कर सकती है।
तो वैक्सीनेशन के प्रति पूरे देश को प्रेरित करना, अवेयरनेस लाना कि भैया मिशन इंद्रधनुष भी गवर्नमेंट चला रही है, तो इन सभी को प्रमोट करना और हर बच्चे के माता पिता अपने बच्चों को सारी वैक्सीनेशन पूरी करे, इसके लिए उन्हें अवेयर करना, इसलिए मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। और ये मनाया जाता है 16 मार्च को हर साल। आपको पता है 1988 में WHO ने, वैसे ये जो हम नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं ना, वो 16 मार्च का दिन हमने इसलिए चुना है क्योंकि 16 मार्च को ही सबसे पहली बार इंडिया में ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई गई थी, 16 मार्च को। इसीलिए हमने 16 मार्च का दिन चुना है नेशनल वैक्सीनेशन डे के लिए। अब 1988 में अगर हम पोलियो की बात कर रहे हैं तो 1988 में WHO ने ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था सबसे पहली बार। यह पोलियो के निदान के लिए, खत्म करने के लिए पहला वर्ल्ड लेवल का कोई इनिशिएटिव था, ग्लोबल लेवल का कोई कदम था जो कि WHO ने उठाया था। और इंडिया में 1995 में इंडियन गवर्नमेंट ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की थी 1995 में, पोलियो को खत्म करने के लिए। और पोलियो की ओरल वैक्सीन 16 मार्च को दी गई, इसलिए हम मनाते हैं 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे। क्लियर? भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन सी बनी है? फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरर कंपनी कौन बनी? तो यह हो जाएगी वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस। आंसर सी। सर समझ नहीं आया ये क्या होता है? फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरर क्या है? पुनर्बीमा कंपनी क्या होती है? तो देखिए क्या होता है, हम किसी कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, मान लो वो कोई भी ए कंपनी, हमने उससे इंश्योरेंस लिया है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, है ना, और टर्म इंश्योरेंस हो, कोई सा भी इंश्योरेंस अगर हमने लिया है तो हम क्या करते हैं, उस कंपनी को पे करते हैं इंश्योरेंस की रकम। और फिर भगवान ना करे हमारे साथ कोई घटना हो जाती है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी हमारा मेडिकल वगैरह ये सारा जो भी खर्चा है वो कंपनी उठाती है, जितना भी हमारा इंश्योरेंस का लिमिटेशन है उस आधार पर। अब आपको पता है ये जो ए कंपनी है ना, इसको भी कोई बीमित कर सकता है। मतलब हो सकता है भाई ए कंपनी को जोखिम हो कि भाई ऐसा नहीं हो कि मैंने 100 लोगों के बीमे किए हैं और उसमें से 90 लोगों को बीमा रकम की इंश्योरेंस की रकम देनी पड़ जाए उनके इलाज में। हो सकता है, अनिश्चितता वाली चीज है, श्योरिटी तो है नहीं कि भाई सब लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। हो सकता है कुछ ऐसी इमरजेंसी सबके साथ आ जाए जैसे कोविड में हुआ है, तो ये बीमा कंपनी क्या करेगी कि भैया खुद कंगाल नहीं हो जाए, इसलिए ये खुद के जितने भी टर्नओवर या जितने भी बीमे इसने दिए हैं पूरे का खुद बीमा करवा लेगी किसी और कंपनी से कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तुम पे करना इन लोगों को, या फिर मेरा कितना भी खर्चा होगा तो वो आप देना, मैं आपके पास बीमा करा रहा हूं इन सभी क्लेम्स का। तो एक और कंपनी आ जाती है, इसे कहा जाता है पुनर्बीमा कंपनी, है ना, री इंश्योरर। इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस को भी जो इंश्योरेंस दे दे वो है री इंश्योरर। तो भारत की पहली प्राइवेट री इंश्योरर कंपनी बनी है वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस। आई होप समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या करती है। ये जो लाइसेंस है ना, प्रोवाइड कौन करता है इंडिया में? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट। इसने वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस को री इंश्योरेंस लाइसेंस दिया है और प्राइवेट पहली कंपनी, बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। अभी तक सर ऐसा कोई थी नहीं क्या इंडिया में? देखिए दूसरे देशों की कंपनी ऐसी थी जो कि री इंश्योरर थी, लेकिन इंडिया की कोई नहीं थी। गवर्नमेंट सेक्टर में एक और थी, गवर्नमेंट सेक्टर में यह काम अभी तक एक कंपनी करती थी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये करती है, ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी, ये री इंश्योरर है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की पहली बनी है वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस, जिससे ये लाइसेंस मिला है। भारतीय कंपनी है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये पब्लिक सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी है। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है मुंबई, महाराष्ट्र में। लास्ट क्वेश्चन, 20वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में टॉप रैंक पर कौन सा राज्य रहा है?
तो 20वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया पटना बिहार में। कहां पर? बिहार के पटना में। और इसमें मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा है हरियाणा। आंसर सी। 20वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप पटना बिहार में आयोजित की गई और हरियाणा ने 6 गोल्ड जीतकर मेडल टेली में पहला स्थान बनाया। यहां पर हरियाणा ने 6 गोल्ड जीते, पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने 3 गोल्ड जीते, ये दूसरी रैंक पर रहा। और महाराष्ट्र ने 2 गोल्ड जीते, ये तीसरी रैंक पर रहा है मेडल टेली। सबसे नीचे मेडल टेली में रहा बिहार, जिसने केवल 3 ब्रॉन्ज ही अपने नाम किए और आयोजन भी बिहार के पटना में ही हुआ था। 20 नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजन कौन करवाता है? तो चैंपियनशिप, ये जो चैंपियनशिप है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हर साल आयोजित की जाती है। 20वां एडिशन था इस साल। 19वां एडिशन आयोजित किया गया था 2024 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। और अब 20वें एडिशन में मेडल टेली में पहले स्थान पर कौन? हरियाणा राज्य, ठीक है, जिसने 6 गोल्ड अपने नाम किए। आयोजन कहां पर? बिहार के पटना में। क्लियर हो जाता है। तो यहां पर 17 मार्च के हमारे सभी करंट अफेयर हो गए, डिटेल में हमने डिस्कस किए, एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट को समझा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को हम रिवाइज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो किसने की थी ये घोषणा? ये की थी मध्य प्रदेश राज्य ने। चागोस द्वीप से संबंधित विवाद किसके मध्य में है? मॉरिशस और ब्रिटेन। सैयद आबिद अली का निधन हो गया, क्रिकेटर थे, बहुत ही फेमस। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता हॉकी झारखंड ने। इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सलमान खान। हाल ही में कांगेर घाटी नेशनल पार्क, अभी हमने बात की थी, टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। आरबीआई के द्वारा डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2025 कब मनाया गया? 10 से लेकर 16 मार्च तक। पीएम युवा 3.0 स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। हाल ही में चर्चा में रही उमियम झील स्थित है मेघालय के शिलोंग में। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में किस देश के पूर्व प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया है? तो फिलीपींस के पूर्व प्रेसिडेंट को इसने गिरफ्तार किया है। दुतेर्तो, कल मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। पहला क्वेश्चन था पोष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है? तो यह मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी 1954 में। और प्रेसिडेंट के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना संविधान के आर्टिकल 123 में उल्लेखित है। तो ये तीनों हो गए हमारे लास्ट डे के करंट अफेयर के आंसर, क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता कब हुआ था? पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से की थी? दूसरा क्वेश्चन। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नया नाम क्या है? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।